नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं इतिहास की अगली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अन्य वैदिक साहित्य। अन्य वैदिक साहित्य बोले तो इसमें हम बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। यदि इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उनको एक बार जाकर ज़रूर देखें, ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। और सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है मेरे हर वीडियो देखते हैं और हर वीडियो पे आप कमेंट करते हैं, है ना। तो मुझे ज़रूर बताएं कि अगर इसमें पढ़ाने में कोई भी गलती होती है ना, या किसी तरीके की कमी है ना, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये कमी है ना। तो मैं वहाँ पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और यदि पढ़ाते वक्त मुझसे कुछ गलती होती है ना, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ के आता हूँ और उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, है ना। और फर्स्ट बार ये है कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं अन्य वैदिक साहित्य, है ना। अन्य वैदिक साहित्य, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये साहित्य क्या है ना। साहित्य को अगर हम सामान्य सी भाषा में समझे तो साहित्य का अर्थ होता है कि ये कोई ग्रंथ है, यानी कि कोई किताबें हैं, है ना। वैदिक साहित्य क्या है, तो ये जो साहित्य है कोई किताब है, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये ग्रंथ है ना। तो सामान्य सी भाषा में अगर हम देखें तो ये एक तरीके से किताबें हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि वैदिक साहित्य, यानी कि ये साहित्य क्या है, इसको हम साहित्य बोल सकते हैं या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं ग्रंथ, है ना। तो वैदिक साहित्यों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से साहित्य आते हैं या कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, है ना। उन सारे ग्रंथों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि वैदिक साहित्य में एक ग्रंथ आता है जिसे हम मैत्रेयनी कहते हैं, मैत्रेयनी, ठीक है, मैत्रेयनी संहिता। ये जो वैदिक साहित्य है मैत्रेयनी संहिता, है ना, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। वैदिक साहित्य में क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर जो स्त्री है उसकी सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य है या ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जहां पर स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, तो हमारा उत्तर वहां पर हो जाएगा मैत्रेयनी संहिता, है ना। इसी मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है ना। तो इसमें पहली जानकारी हमें मिली क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई, ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, स्थिति को बताया है ना। दूसरी चीज यहां पर हम देखें तो इसी मैत्रेयनी, ये जो मैत्रेयनी संहिता है इसमें दूसरी बात क्या मिलती है, तो यहाँ पर, है ना, जुआ और शराब की भांति जो स्त्री है उसे पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया है, तो जुआ और शराब, क्या, तो जुआ और शराब, ठीक है, जुआ और शराब की भांति स्त्री को तीसरा दोष बताया गया है, किसका, पुरुष का, है ना। आप सब लोग जानते हो, है ना, जुआ खेलना क्या एक अच्छी आदत है ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जुआ खेलना पुरुष के लिए एक बुरी आदत है ना। यानी कि ये क्या है, पुरुष का एक दोष है, पुरुष की एक कमी है। शराब पीना पुरुष के लिए क्या है, ये एक बुरी आदत है ना, यानी ये एक पुरुष की कमी है ना। तो ठीक इन जुआ और शराब के भांति जो स्त्री है उस स्त्री को भी पुरुष का तीसरा दोष, यानी कि पुरुष की तीसरी बुराई, या फिर हम कहें कि पुरुष की तीसरी कमी बताई गई है, किसमें, तो मैत्रेयनी संहिता में, है ना। तो दो चीज हमें यहाँ सीखने को मिली। सबसे पहली चीज क्या, तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है, तो वहां पर जुआ और शराब की भांति,
है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जुआ और शराब की भांति भांति स्त्री को पुरुष की, है ना, या फिर यहाँ पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, तीसरा दोष बताया गया है। तीसरा दोष बताया गया है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो अन्य वैदिक साहित्य जो है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक ग्रंथ है, कौन सा, तो मैत्रेयनी संहिता, है ना। मैत्रेयनी संहिता एक पुस्तक है और इस पुस्तक में स्त्री के बारे में जानकारी हमें मिली है, जिसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। साथ ही साथ जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का कौन सा दोष बताया गया है, तो तीसरा दोष बताया गया है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा वैदिक साहित्य या दूसरी जो किताब आती है वो क्या है, तो वो आपकी हो जाएगी मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या होगी, मनुस्मृति, है ना। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, मनुस्मृति। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है या मनुस्मृति जो एक पुस्तक है, एक किताब है ना, यह वैदिक साहित्य में अगर हम देखें तो यह सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मानी जाती है और साथ ही साथ ये सबसे प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ भी मानी जाती है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मनुस्मृति जो है ये क्या है, तो ये सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और साथ ही साथ ये सबसे प्रामाणिक भी है, सबसे प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ भी है ना। सबसे प्रामाणिक यानी कि, है ना, प्रामाणिक बोले तो जिस पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, या फिर हम यूँ कहें कि जिसकी मान्यता ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हमने देखा मनुस्मृति को, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और सबसे प्रामाणिक भी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करें तो ये शुंग काल, ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है, मानक ग्रंथ है। किस काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति, तो हमारा उत्तर होगा शुंग काल का, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, है ना, यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, है ना। पढ़ तो लिया हमने, लेकिन हमको क्या करना, हम तो भाई एग्जाम में बैठेंगे तो हमें क्वेश्चन करते आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से देंगे, है ना, वो चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है, या सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तब हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे प्राचीन जो है वो क्या होगा, मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तब भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। सबसे प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तब भी आपका क्या होगा, मनुस्मृति ग्रंथी, है ना, मनुस्मृति ग्रंथ। उसके बाद यहाँ पर आपसे और पूछ लिया जा सकता है कि शुंग काल का सबसे मानक ग्रंथ कौन सा है, तब हमारा उत्तर मनुस्मृति होगा, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा जो ग्रंथ है, तीसरा जो साहित्य है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, वो क्या होगा, तो वो आपका होगा नारद स्मृति, नारद स्मृति, है ना, नारद स्मृति। नारद स्मृति के बारे में हम बात करें तो ये जो नारद स्मृति है ना, इसमें गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है, या फिर हम यूं कहें कि जो नारद स्मृति है ये गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, जानकारी प्रदान करता है ना। तो नारद स्मृति हो गई,
तो ये आपके हो गए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमने तीन चीज़ यहाँ पर देख ली है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहले हमने देखा मैत्रेयी संहिता, उसके बाद हमने देखा मनु स्मृति और उसके बाद हमने देखा नारद स्मृति, है ना। ये क्या है? तो ये वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगी। एक बात आपको बता दूँ, है ना, वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ, ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि आपको ये सारी चीज़ें याद करने में काफ़ी मदद करेगी, है ना। तो जुड़े रहें लास्ट तक और आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, उन सारे ग्रंथों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बौद्ध साहित्य कौन से है या बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें आपका होगा जातक, है ना। जातक, जातक क्या है? ये एक साहित्य है ना, एक पुस्तक है। मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि ये पुस्तकें हैं, है ना। तो जो जातक है इसमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कहानी वर्णित है ना। जातक जो है ये क्या है? एक बौद्ध साहित्य है, एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस जातक में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हमें जो महात्मा बुद्ध है उसके पूर्व जन्म की जो कहानी है उसका वर्णन हमें यहाँ मिलता है। उससे संबंधित जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो आपको मिलती है जातक से। दूसरी चीज़ आपकी हो जाएगी त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। त्रिपिटक मतलब तीन पिटक, है ना। लिख देता हूं, तीन पिटक। ये जो त्रिपिटक है ना, ये तीन अलग अलग पार्टों में विभाजित है, इसलिए इसको त्रिपिटक कहा गया है ना। तो कौन कौन से तीन पिटक है? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा विनय पिटक। उसके बाद आपका होगा सूत्र पिटक, और सूत्र पिटक के बाद आपका हो जाएगा अभिदंभ पिटक, है ना। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो हमने यहाँ पर बात करी है। सबसे पहले विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो भाषा थी, है ना, ये जो त्रिपिटक है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे कि इनकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। पाली भाषा। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा कथा वस्तु। अगला जो बौद्ध ग्रंथ है वो आपका होगा कथा वस्तु। और कथा वस्तु की हम बात करें तो ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है ना। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है या हीनयान का प्रमुख साहित्य है ना। हीनयान। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हीनयान क्या है ना। हीनयान क्या है? तो हीनयान जो है दोस्तों ये एक व्यक्ति है और इसके द्वारा क्या किया गया? इस कथा वस्तु की रचना की गई है ना। क्या की गई? रचना। इसीलिए कहा जाता है कि जो कथा वस्तु है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है ना। तो बात समझ में आई होगी आपको। हीनयान कौन है? हीनयान एक व्यक्ति है और इसके द्वारा कथा वस्तु बौद्ध साहित्य की रचना की गई है ना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें
तो इस कथा वस्तु से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें और हमें कुछ जानकारी मिलती है, वो हम यहाँ पर देखें तो इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है ना। तो ये आपका हो गया कथा वस्तु, है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिए बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हमने 3 चीज़ें देखी, क्या क्या, तो जातक, त्रिपिटक और कथा वस्तु। जातक में हमने क्या चीज़ देखी, तो जातक में हमने देखा कि जो महात्मा बुद्ध है उसके पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है, किसमें, जातक में, है ना। उसके बाद हमने देखा त्रिपिटक। त्रिपिटक में हमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो जो त्रिपिटक है ये 3 अलग अलग पार्टों में विभाजित है, और वो 3 अलग अलग पार्ट, वो 3 अलग अलग भाग कौन से हैं, तो वो आपके होंगे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदंभ पिटक, है ना। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। उसके बाद हमने देखा कि ये जो त्रिपिटक है इसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी पाली भाषा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कथा वस्तु। तीसरा जो बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा, कथा वस्तु। कथा वस्तु किसके द्वारा लिखा गया, एक बौद्ध साहित्य या एक बौद्ध ग्रंथ है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है हीनयान के द्वारा लिखा गया या हीनयान के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है ना। इस कथा वस्तु में और क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन था उसका चरित्र कैसा था, है ना। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी, मतलब उसका चरित्र कैसा था, वो किस तरीके से काम करते थे, या फिर, है ना, क्या उनके व्यवहार रहे इस दुनिया में, तो वो सारी चीज़ों का वर्णन हमको यहाँ पर मिलता है कथा वस्तु में, है ना। उसके बाद हमें ये लास्ट चीज़ देखने वाले हैं, वो क्या, तो वहाँ पर हम देखेंगे जैन साहित्य, है ना। तो जैन साहित्य, है ना। आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर जैन साहित्य को। ठीक है, जैन साहित्य, है ना। दोस्तों ये जो जैन साहित्य है, इस जैन साहित्य को एक और नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये जो आपके जैन साहित्य है या फिर जैन ग्रंथ है ना, इसे एक नाम दिया जाता है, और वो क्या नाम होगा आपका, आगम। आगम भी कहा जाता है, आगम भी कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जैन साहित्य या जैन ग्रंथ को और किस नाम से पुकारा जाता है, तब हमारा उत्तर क्या होगा, तो वो होगा आगम, है ना, आगम। अब ये जो आगम, या फिर हम यूँ कहें कि ये जो जैन साहित्य है ना, यह 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 12 भागों में, 12 भागों में बांटा गया है ना। जैन साहित्य 12 भागों में बांटा गया है, और इन 12 भागों को 12 अंग भी कहा जाता है, 12 अंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि जैन साहित्य 12 भागों में बांटा गया है, और इसी कारण से इन्हें 12 अंग भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर पहले तो आपका उत्तर हो जाएगा आगम। फिर अगर पूछ लिया जाए कि 12 अंग के नाम से कौन से साहित्य को जाना जाता है या कौन से ग्रंथ को जाना जाता है, तब हमारा उत्तर क्या होगा, तो वो होगा, वो क्या होगा आपका, जैन साहित्य, है ना, जैन साहित्य। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जैन साहित्य है या कौन कौन से जैन ग्रंथ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका आता है भगवत, है ना, भगवती सूत्र। ये क्या है, तो ये एक जैन ग्रंथ है
है ना, ये क्या है, जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में हम सबसे पहले देख रहे हैं भगवती सूत्र। और इस भगवती सूत्र में क्या ऐसी जानकारी मिलती है हमें, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर हमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है ना। स्वामी महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण हमें किस साहित्य से प्राप्त होता है या किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो वो क्या होगा, भगवती सूत्र, है ना। भगवती सूत्र क्या है, तो ये एक जैन ग्रंथ है ना, एक जैन साहित्य है ना, ध्यान रखना, ये एक जैन साहित्य है। उसके बाद जो दूसरा जैन ग्रंथ होगा, दूसरा जो जैन साहित्य होगा, वो आपका होगा कल्पसूत्र, है ना, कल्पसूत्र एक जैन धर्म का एक ग्रंथ है। और इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है, प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है ना। तो ये हो गया आपके जैन साहित्य, है ना। जैन साहित्य हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले कि जैन साहित्य जो है इसे अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो वहाँ पर क्या है, आगम, ठीक है, आगम। और जैन साहित्य 12 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसे 12 अंग भी कहा जाता है ना। अब जैन साहित्य के जो प्रमुख सूत्र हैं, प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन कौन से, तो सबसे पहले हमने जैन ग्रंथ देखा भगवती सूत्र में क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर हमने देखा स्वामी महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, यानी कि स्वामी महावीर ने अपने जीवन में जो जो कृत्य किए, जो जो कर्म किए, है ना, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर कल्पसूत्र जो है ये भी एक जैन ग्रंथ है, और इसमें हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है। जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास था उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें कहाँ से, तो कल्पसूत्र से, है ना, कल्पसूत्र से, है ना। अब रुकेगा आप यहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा, है ना, ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको ये सारी चीज़ें याद करने में मदद करेगा, है ना। सबसे पहले तो हमको इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, है ना, अन्य वैदिक साहित्य में हमने क्या चीज़ें देखी, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर देखा मैत्रेयनी, ठीक है, मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, और साथ ही साथ जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। उसके बाद हमने देखा मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, और साथ ही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ भी है ना। उसके बाद हमने मनुस्मृति से संबंधित पॉइंट क्या देखा, तो शुंग काल का एक मानक ग्रंथ जो है वो भी क्या होगा, मनुस्मृति। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा क्या, नारद स्मृति में क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना, गुप्त काल के विषय में जानकारी यहाँ पर मिलती है, किसमें, नारद स्मृति में। फिर हमने यहाँ पर देखा बौद्ध साहित्य में क्या क्या चीज़, जातक में हमने पढ़ा कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या, है ना, जातक के बाद क्या हो जाएगा आपका त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटक कौन कौन से थे, तो वहाँ पर था विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक। इन त्रिपिटकों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो वो थी पाली, है ना। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कथा वस्तु में क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है
है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा जैन साहित्य। जैन साहित्य में हमने क्या चीज़ें देखी, तो यहाँ पर हमने देखा है क्या, है ना, सबसे पहले हमने देखा जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं और ये 12 भागों में बटा हुआ है, इसीलिए इसे 12 अंग भी कहते हैं। और जैन साहित्य से संबंधित जो जैन ग्रंथ है प्रमुख, वो क्या है, भगवती सूत्र और कल्पसूत्र। भगवती सूत्र में हमने देखा स्वामी महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन वहाँ पर मिलता है, और कल्पसूत्र में हमने देखा कि जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है, यानी कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन हमें मिलता है कल्पसूत्र में, है ना। तो ये सारे जो साहित्य थे वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और अब जो लास्ट बात है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो लास्ट बात क्या है, तो यहाँ पर आप, है ना, ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है ना। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दे रहा है, एक शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ जो कि आपको ये साहित्य याद करने में हेल्प करेगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेमना। मेमना जात्रिक भख। मेमना जात्रिक भख, है ना। हमें क्या याद रखना है, मेमना जात्रिक भख, है ना, मेमना जात्रिक भग। अब ये हमें कैसे हेल्प करेगा, है ना, मेमना क्या है, जात्रिक क्या है, भग क्या है ना। तो देखिए आगे, है ना, मेमना का संबंध आपका हो जाएगा वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य, है ना। मेमना क्या है, तो ये वैदिक साहित्य। जात्रिक क्या है, तो हम कहेंगे क्या, ये बौद्ध साहित्य। भक क्या, तो भक हमने यहाँ पर देखा, ये आपके जैन साहित्य, है ना। जब आपको वैदिक साहित्य याद करना हो या वैदिक साहित्य का रिवीजन करना हो तो हम देखेंगे मेमना, है ना। मेमना से क्या होगा, मे से आपका हो जाएगा मैत्रेयनी, म से आपका होगा मनुस्मृति, और ना से आपका होगा नारद स्मृति, है ना। उसके बाद बौद्ध साहित्य में हमने देखे, तो बौद्ध साहित्य में क्या है, जात्रिक है। जात्रिक से क्या अर्थ होता है, तो जा से आपका जातक हो जाएगा, त्रि से आपका त्रिपिटक हो जाएगा, क से आपका कथा वस्तु हो जाएगा, है ना। भग क्या है, तो भग जैन साहित्य है, और भ से आपका हो जाएगा भगवती सूत्र, और क से आपका हो जाएगा कल्पसूत्र, है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको क्लियर भी हो गई होगी, है ना। तो ये इतिहास से संबंधित जो क्लासें पढ़ाई उनमें से कुछ चीज़ें बची हुई थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं विदेशियों का विवरण हम पढ़ेंगे इतिहास की अगली क्लास में, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और इस वीडियो में अगर कोई भी कमी हो या फिर हमारे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो, है ना, या फिर कहीं सुधार करने जैसी बातें हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई साहब यहाँ पर ये कमी है ना। वहाँ पर हम ज़रूर सुधार करेंगे और उसको हम सुधारेंगे और आपके सामने फिर हम पेश करेंगे, है ना। तो धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए।